हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का बुक है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और अभी हमने जो स्टार्ट किया था वो चैप्टर नंबर 3 था, ठीक है, जिसका नाम दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट करा था। और इसमें जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको हम लोग वन बाय वन कंप्लीट करते चल रहे थे। इसमें हमने लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन देखा, फिर लेक्चर 2 में ग्राफीय विधि के बारे में पढ़ा। उसके बाद लेक्चर 3 में हम लोग बीजगणितीय विधि के अंतर्गत ये जो प्रतिस्थापन विधि था उसको पढ़ा, और फिर विलोपन विधि पढ़ा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका न्यू वाला जो एनसीईआरटी है, ठीक है, वो इस साल वाला। तो उसमें क्या किया गया कि कुछ टॉपिक को हटा दिया गया। ठीक है, जैसे आपका वज्रघूर्ण विधि इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये कौन सा कोर्स के अंतर्गत है, ये फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी टॉपिक्स हमारे बुक्स में था दिया हुआ उसको भी कंप्लीट करेंगे, ना कि सिर्फ जो न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वज्रघूर्ण विधि। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट दिया हुआ, प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके पीछे का जो 4 लेक्चर्स हैं उसको एक बार देख लीजिए। फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, क्या है ना कि वो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, तो जब तक आप उसको नहीं देखेंगे पहले वाले वीडियो को तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा शेड्यूल था। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे तो उनको मालूम होगा। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में ये अपना शेड्यूल डिस्कस करा था कि इसके मुताबिक हम लोग चलेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने ये सारे चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमको पढ़ना है वो है वज्रघूर्ण विधि। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पे बढ़ें। उससे पहले हमें एक बार, जो भी बच्चे नए हैं उनको एक बार बता देते हैं कि ये जो कोर्स है ये आपका यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल रहेगा। ठीक है, हाँ, ये कोर्स जो है वो तब तक चलेगा जब तक आप लोग का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग अच्छा इंटरेस्ट दिखाएंगे इसमें तो हम इस पूरे जो क्लास 10th का जो जो भी है आपके बुक में दिया हुआ टॉपिक वो सारा का सारा हम लोग यहीं पे कंप्लीट करा देंगे आपको। ठीक है, मीडियम को लेकर के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, वो आप आराम से हमारे इस वीडियो को देख करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है, आपका सारा वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, कंटेंट के बारे में आपको सोचना नहीं है, आपको बेहतर ही कंटेंट मिलेगा यहाँ पर। बाकी जो यूट्यूब चैनल पे मिलता है उससे तो अच्छा ही मिलेगा, इस बात का गारंटी है। और इसमें जैसे एग्ज़ाम में आपको कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, उसके लिए किस तरीके से आपको आंसर से लिखना है, वो सारा हम लोग इसमें डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे चैप्टर एंड होता जाएगा उसके अंत में हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए लाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी वीडियो को लेकर के तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डाउट लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको यहाँ दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखिए यूट्यूब पे फ्री आपको मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर अभी नहीं करना है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जब आपको लगे कि हाँ ये चैनल काम का है आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तो आइए एक चीज़ और, अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो आप ये हमारा वो जो व्हाट्सएप चैनल है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज, इसका इस दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप हमारे फेसबुक चैनल को भी वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल को तो आप ज्वाइन कर ही लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन होगा, कोई भी सूचना होगा तो वहाँ पे अपडेट कर देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखिए आज हमको क्या पढ़ना है, वो है वज्रघूर्ण विधि। ठीक है, इसको सबसे पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
ये जान लीजिए, इसको कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलिए या मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलिए, दोनों एक ही बात है। बात समझ में आया? हिंदी में इसको वज्र गुणन नाम दिया जाता है। बात क्लियर है? अभी देखिए, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आप इससे पहले हम इस टॉपिक पे पढ़ें, इससे पहले अगर आप इससे पीछे वाला लेक्चर, ठीक है, लेक्चर नंबर 4, ठीक है, जिसमें हमने आपको विलोपन विधि के बारे में बताया था, अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो वज्र गुणन वाला टॉपिक है, ये विलोपन से ही निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो ये वाला चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। बात बात समझ में आया? तो एक बार जा करके वो उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, हम डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि वज्र गुणन विधि काम कैसे करता है। ठीक है, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, बस आपको धैर्य के साथ इस वीडियो को अंत तक देखना है। इस वीडियो को देख लेने के बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखिए, इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अभी आपको देख करके लग रहा होगा कि सर ये तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो समीकरण के फॉर्मेट में, मतलब हमको जो एक्चुअली में मिलता है कुछ इस टाइप का समीकरण, जैसे मान लेते हैं कि कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको सारा का सारा अंक दिखता है। ठीक है, एक रियल नंबर दिखता है, लेकिन यहाँ तो है नहीं, ये तो जनरल फॉर्मेट आप दे दिए हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम किसी बच्चे से अगर इसको पूछ दें कि कह दें कि आप इसको विलोपन विधि से हल करके बताइए, तो वो आंसर नहीं ला पाएगा। ठीक है, उसके दिमाग में कन्फ्यूजन ही चलता रहेगा कि भाई ये तो समीकरण हम पढ़े थे, ये जनरल फॉर्मेट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो उसके दिमाग में कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि उसको इस टाइप का समीकरण को सॉल्व करने का आदत रहता है। ठीक है, चूँकि रटा रटाया चीज़ है, टीचर बता दिए और वो उसको बस दिखा इस टाइप का, जब तक इसको इस टाइप का दिखेगा नहीं तब तक वो बनाएगा ही नहीं। ठीक ठीक है, तो आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाता है तो आप उसको सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ को हम डिटेल में बताते हैं। ठीक है, कोई भी आपको डाउट आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं। ठीक, तो देखिए, अगर आप पिछले वीडियो को देखे हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि विलोपन विधि में हम आपको क्या क्या बताए थे। ठीक, तो आपको वहाँ पे हम ये बात बोले थे कि विलोपन का मतलब सीधा सीधा होता है कि चीज़ को विलुप्त कर देना। ठीक है, मतलब उसको गायब कर देना। तो गायब कैसे किया जाता है ये सारा प्रोसीजर हम आपको बता चुके हैं। तो हम उसी प्रोसीजर का इस्तेमाल करके हम इसमें से यहाँ दो दो जो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसमें से किसी एक को गायब कर देंगे। बताया समझ में? जैसे ये गायब हो जाएगा उसके बाद फिर हम दूसरे को गायब करेंगे। ठीक, जैसे एक्स और वाई है, इसमें से अगर हम वाई को गायब कर दिए तो एक्स का मान हमको मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक बार क्या करेंगे, इस एक्स को गायब कर देंगे, जैसे इसको गायब करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वाई का मान। बात आया समझ में? यही काम करते थे हम लोग विलोपन में। तो इसमें आप बताइए, अगर आप पिछले वीडियो को देख करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हैं तो आप इसमें बताइए कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर हम कह रहे हैं कि इसमें से वाई को टर्म को गायब करना है तो क्या करना होगा? तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर वाई के साथ में b1 है और इधर में दूसरे वाले समीकरण में वाई के साथ में b2 है। हमको इस दोनों टर्म को गायब करना है। ठीक, अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि इसका चिन्ह भी प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है। तो पहली बात, तो ये गायब होने के लिए चिन्ह अपोजिट होना चाहिए। बात आ रहा है समझ में? एक अगर प्लस में है तो दूसरा माइनस में होना चाहिए। ठीक, हम इसको दूसरे कलर से यहाँ दिखा दे रहे हैं। यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहली बात माइनस करना होगा, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना होगा, ये तब तक नहीं एक दूसरे को कैंसिल कर पाएगा जब तक ये सेम टर्म ना हो। ठीक है, तो सेम टर्म बनाने के लिए क्या करना होगा बताइए? जैसे अगर ये 2y होता और ये 3y होता तो इसको बराबर करने के लिए क्या करते बताइए? इसमें हम 3 से गुना कर देते, इसमें 2 से गुना कर देते, ये क्या बन जाता 6y, और ये भी क्या बन जाता 6y, दोनों टर्म हो गया बराबर। तो आप यहाँ पे बताइए कैसे इसको बराबर करेंगे, बोलिए।
कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर इसमें B1 है और इसमें B2 है, दोनों को सेम करना है, y तो सेम है ही, तो इस टर्म को सेम करने के लिए इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं B2 से, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं B1 से। बात आया समझ में? तो अभी देखिए ये क्या बन गया, B1 B2 y, और ये भी क्या बन गया, B1 B2 और y, ठीक है। और इसका चिन्ह तो प्लस में था और बीच में हम यहाँ माइनस लगा चुके थे, मतलब दोनों को घटा दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम हो गया, और प्लस और माइनस में है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, यानी न्यूट्रल बन जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। बात आया समझ में? सेम यही काम हम लोग करेंगे। बात आया समझ में? तो अब आप बताइए कि हम जब ये काम करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, बताइए। ये हम देखिए, इसको हम सॉल्व करके पूरा नहीं दिखाएंगे। विलोपन विधि में कैसे आपको क्वेश्चन को लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, उसका जो प्रोसीजर है एग्जाम में लिखने का, वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सेम उसी तरीके से इसको लिखते हुए चलना है, ठीक। बस हम ये आपको यहाँ पे ये समझा दे रहे हैं कि यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जैसे आप इस वाले प्रोसीजर को लगाएंगे, इसमें पहला वाले समीकरण में क्या करना पड़ेगा, B2 से गुना, और दूसरे वाले समीकरण में B1 से गुना। जैसे इसको गुना करेंगे तो आपके पास में कुछ रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट क्या होगा बताइए? वो रिजल्ट आपको ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये अचानक कैसे आ गया यहाँ पे, हमको तो कुछ समझ आया नहीं। तो आइए हम इसको बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। इसको हम इधर ले लिए, हम एक को बता दे रहे हैं और दूसरा आप अपने खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अभी हम क्या बोले कि इसमें जो है B2 से गुना करना है, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा बताइए तो? क्या होगा, B1 A1 x, इस टर्म में गुना होगा B2 से, सॉरी B2 से होगा तो ये B2 बन जाएगा, B2 A1 x, फिर प्लस इसमें अब B2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, B2 B1 y प्लस में B2 C1 इक्वल टू जीरो में जब B2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ से जीरो में गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। हमको ये समीकरण मिला। अब इसमें क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले समीकरण में B1 से गुना कर, क्या मिलेगा बताइए? यहाँ से मिलेगा B1 A2 x, फिर प्लस क्या मिलेगा, B1 B2 y प्लस B2 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों समीकरण मिल गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ लग रहा होगा ये टर्म तो दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर ये वाला और ये वाला, भाई मेरे ये दोनों अलग अलग नहीं, ठीक है। कि आपको पता है गुना में क्या होता है, अगर कोई रियल नंबर है तो गुना क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब अगर आप 2 गुना 10 करेंगे तो आंसर आएगा, सर 5 तो करने पे आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 1 B2 अगर है तो इसका भी वैल्यू वही आएगा जो B1 को गुना करने से आएगा। मतलब है कि ये टर्म और ये बराबर है, ठीक है। ये टर्म हो गया और ये टर्म दोनों के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, हम मानते हैं, तो अगर हम 1 में 2 हटा दिए, तो क्या बताए थे हमें, दोनों को घटाना पड़ेगा वो उल्टा करने के लिए। एक तो प्लस में है तो जब तक माइनस नहीं करेंगे इससे होगा, ठीक है। तो ये पहले वाले समीकरण हटा देंगे, हटाने के बाद में क्या मिलेगा, ये वाला जो टर्म है बायां साइड के साथ में जाएगा, दाहिना साइड, ठीक है। क्या क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा B2 A1, और इसमें x है और इसमें भी x है, एक बार हम इसको लिख देंगे, हो गया, और माइनस कर रहे हैं दूसरे वाले समीकरण को, क्या हो जाएगा 1 A2 x, ठीक। ये दोनों घट गया। अब ये तो एक दूसरे को खत्म कर लेगा, कैंसिल आउट मतलब जीरो, बात समझ में, तो खत्म हो गया। अब यहाँ से ये क्या बच रहा है, प्लस में, तो ब्रैकेट में हम B2 1, अब इसको घटा रहे हैं, ध्यान रखिए इस टर्म को घटा रहे हैं,
क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू दाहिने साइड में तो 0 0 है, 0 में से 0 गया तो मिलेगा। बात आया समझ में, क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो आप एक बार विलोपन विधि थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से आपको क्या करना है, ये टर्म आया, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सही? अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों में एक्स का टर्म कॉमन है, तो आप एक्स का टर्म जो कॉमन ले लीजिए, इसको क्या मिल जाएगा, b2 a1 माइनस b1 a2, ठीक है। और इधर इसको ब्रैकेट में ही रखना है, बराबर 0। अब यहाँ से आप x का मान निकालिए, ठीक है। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए तो, a1 b2 लिख सकते हैं क्या, और इसको a2 b1, ऐसा। और इस पूरे टर्म को हम भेज देते हैं दाहिने साइड में। इसको ध्यान रखिए, हम ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। तो अब ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है मतलब ये पूरा का पूरा एक टर्म है, और इस पूरे का चिन्ह क्या है, प्लस। तो जब ये बराबर के उस साइड जाएगा, दाहिने साइड, चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये चिन्ह हो गया माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर जो था वो जैसा था वैसा ही रहेगा। बात आया समझ में, यहाँ पे ये मिला। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान कैसे निकलेगा बताइए, यहाँ से एक्स इक्वल टू, ये जो दाहिने साइड में है वो तो वहीं रहेगा, यानी माइनस में b2c1, सॉरी यहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक हो गया है। ये पहले वाले में b1 से गुना किए थे ना पहले समीकरण में, तो यहाँ से हो जाएगा b1 यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा b1 पहले वाले में, नहीं नहीं, पहले वाले में b2 से ही गुना किए थे। एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले वाले में b2 से, दूसरे वाले में b1 से किए थे। एक मिनट, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा b1, ठीक। ये दोनों टर्म सेम लिखा गया ना, यहाँ से c2 हो जाएगा। ध्यान से आप लोग इसको कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया इतना, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, b2c1 माइनस b1c2। और अब देखिए यहाँ पे x के साथ में ये पूरा का पूरा टर्म गुना में था, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। ये क्या मिल गया, a1b2 माइनस a2b1। बात आया समझ में। तो सिंपल आपको क्या करना है, विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो उससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यही वाला वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात आया समझ। सेम वही काम करेंगे इस समीकरण में, और अगले बार क्या करेंगे, अभी हम जब y को ख़त्म किए थे, गायब किए थे, तो हमको x मिला था। तो इस बार क्या करेंगे, x को ख़त्म कर देंगे तो y मिल जाएगा। सेम प्रोसेस लगा के आप कीजिएगा, आपको y की जगह पर ये मिलेगा। बताया समझ में, उम्मीद करते हैं आ गया होगा बात समझ में आपको। तो देखिए यहाँ से फिर हम ये जो रिजल्ट हमको हमारे पास दोनों मिला था, ये दोनों, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वो तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू क्या क्या आया। अच्छा, और एक चीज़ तो हम आपको बताना भूल ही गए इसमें, एक मिनट हम वो भी बता देते हैं आपको। यहाँ पर जैसे अभी हम निकाले यहाँ पे ये वैल्यू, तो ये क्या था, अभी माइनस में आया हुआ था, है ना। हम इसमें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अंदर गुना कर देंगे माइनस को। माइनस को अंदर जैसे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है b1 b2c1 का, ये हो जाएगा माइनस, और ये वाला चिन्ह हो जाएगा प्लस।
तो प्लस हो गया तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब B2C1 और ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस, यानी B2C1, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद से आपको क्या करना है, ये जो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिला था B1C2 माइनस में B2C1, और यहाँ क्या है A1B2 माइनस A2B1, ये टर्म मिला। अभी बताइए इसको आप कुछ और अलग तरीके से लिख सकते हैं क्या, बताइए। तो इसका आंसर है हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? ये जो ऊपर वाला टर्म है, यहाँ देखिए ये क्या है, गुना में है, इसको हम लेके आ जाते हैं बराबर के बाएं साइड, ठीक है। तो ये अभी दाहिने साइड में गुना में है, तो बाएं साइड में क्या हो जाएगा, भाग में। यहाँ से क्या मिल जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 इधर मिलेगा। अब बताइए यहाँ पर क्या बचा, इसके यानी इसको हम यहाँ से हटा दिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 1, 0 नहीं बचा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 0 इसलिए नहीं बचा क्योंकि अगर यहाँ पे 0 अगर आप कर देते हैं तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म दाहिना साइड 0 था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, दाहिना साइड में ये वाला टर्म था, उसका वैल्यू रहेगा वहाँ पर। तो यहाँ ये बच गया 1, और नीचे क्या था, A1B2 माइनस A2B1, ये वाला टर्म, ठीक। सेम उसी तरीके से आप इस y को जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये ऊपर वाला टर्म y के नीचे चला आएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। मतलब यही सेम टर्म ये वाला x के साथ में भी बचेगा और y के साथ में भी बचेगा, ठीक। तो एक बात बताइए, जब मान लेते हैं कि ये x जो है ये y के बराबर है और ये y जो है z के बराबर है, ठीक है, तो हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं x इक्वल टू z, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, क्या बात आ रहा है समझ में। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्या कर दिए, ये तीनों लाइन को एक ही साथ में लिख दिए। मतलब यहाँ से ये मिला, ठीक है, और एक y वाला भी टर्म मिलेगा, उसमें भी बराबर में आपको यही सेम चीज़ मिलेगा। तो हम इस टर्म को 2 बार क्यों लिखें, एक ही बार लिख दिए सबको बराबर करके। बताया समझ में, ऐसा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को पीछे कीजिए और फिर आराम से मेरे बात को सुनिए और समझते चलिए। तो अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अच्छा एक चीज़ और, अभी ये जो हम रिजल्ट यहाँ पे निकाले हैं इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं, ठीक है। कौन सा रिजल्ट, ये वाला, ये जो मेरे पास आया, इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। कौन सा डायग्राम बताइए, तो वो है डायग्राम ये वाला। B1 C1 A1 फिर B1 और B2 C2 A2 B2। अब देखिए ऐसा हम इसको क्यों लिख रहे हैं, अभी पता लग जाएगा। अभी हम यहाँ पे अगर एक एरो लगा दें इस तरीके से, एक एरो यहाँ लगा दिए, ठीक है। देखिए ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं और इसके ऊपर में x लिख दिए। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो B1 है इसको अगर हम C2 में गुना करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, B1C2, देखिए B1C2, और ये जो दूसरे वाला टर्म है नीचे उसके B2 और इसको C1 से गुना करते हैं, एरो आपको दिख रहा है ना, B2 से C1, इसको जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, B2C1, और बीच में हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हम रिजल्ट निकाले थे उसमें x के नीचे यही टर्म आ रहा था, है ना। तो हम लोग इस रिजल्ट को इस एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। बताया समझ में। सेम वही काम आपको करना है y के साथ में, ठीक है। y वाला टर्म में भी आप देखेंगे तो क्या मिल रहा था, देखिए C1A2, जब इसको गुना करेंगे C1A2 माइनस C2A1, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखना है,
तो इधर लिख देंगे 1। इसका समीकरण में क्या था 1। तो यहाँ के बाद से फिर आपको क्या चाहिए, देखिए A1 B2 चाहिए, तो मतलब इसको इससे गुना करना होगा, और फिर क्या चाहिए A2 को B1 से गुना करना होगा। बताया समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये वाला रिजल्ट था, ये वाला, ठीक है, ये रिजल्ट, इसको हम लोग इस, ये जो डायग्राम है ना, एरो डायग्राम इसको बोलते हैं, हम लोग इस डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। बताया समझ में? तो उम्मीद करते हैं आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि बजगुणन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको मान लेते हैं एग्जाम में आ गया है 5 मार्क्स का, ठीक। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, प्रोसीजर तो आपको समझ में आ गया कि हाँ उस टाइप से वो करेंगे, ठीक है, लेकिन इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे वो भी जानना जरूरी है। लेकिन नंबर तो एग्जामिनर हमको मेरे कॉपी के हिसाब से देगा, कॉपी में तो ऐसा लिखा रहेगा, हम तो वहाँ खड़ा रहेंगे नहीं बगल में, ठीक है। ये हम हैं, हमको नंबर दे दीजिए, ठीक। मेरा मुंह देख करके तो नंबर देगा नहीं, तो हमको अपने कॉन्सेप्ट को वो कॉपी पे कैसे उतारना है वो भी आना चाहिए, ठीक। तो देखिए आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। तो क्या लिखेंगे, पहले दिया गया समीकरण युग्म है, जो युग्म दिया हुआ था उसको लिख दिए, ठीक। यहाँ पर देखिए पहला समीकरण लिखने के बाद में तथा वर्ड लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अब कॉमा लगाए, ऊपर लिखित समीकरणों को निम्नलिखित प्रकार अब ऊपर लिखित समीकरण को निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर से छूट गया है, इसको कर लीजिएगा। निम्नलिखित प्रकार से लिखने पर या निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं, जैसा भी आपको यहाँ ठीक लगे उसको लिखिए। उसके बाद क्या होगा, ये समीकरण लिख दिए। यहाँ पे देखिए आपको एक काम करना है, ये जो दाहिने साइड में टर्म है ना, इसको आप बाएं साइड ले लीजिएगा, ठीक है। अभी आप देखे होंगे इससे पहले जो जनरल लेवी फॉर्मेट दिए थे आपको, उसमें बराबर करके 0 था। तो बजगुणन विधि से जब आप सॉल्व करेंगे, आपको दाहिना साइड हमेशा 0 को रखना है, ठीक है। जो भी उसके अलावा जो टर्म बचेगा उसको आप बाएं साइड भेज दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 ये प्लस में था, बाएं साइड गया माइनस हो गया। उसी तरीके से 9 प्लस में था, बाएं साइड गया तो माइनस हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे 2। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे क्या लिखेंगे, यहाँ A1/A2 यानी इसका रेशियो निकालेंगे। ये क्यों निकालेंगे, क्यों निकालना ज़रूरी है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कौन सा, जब हम इसके अगले वीडियो को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग संगतता और असंगतता को डिस्कस करेंगे। वहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि ये टर्म निकालना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे A1/A2 लिखे यानी इसका अनुपात निकालें, तो क्या हो गया, ये A1 का वैल्यू कितना है 3। देखिए अब ये सब आपको करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि ये सब हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके थे। अगर वो सब वापस यहाँ पे करेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा बनेगा फिर, ठीक है। तो A1/A2 का वैल्यू ये रहा, तो यहाँ से A1/A2 करेंगे तो कितना हो गया 3/8। इसी तरीके से B1/B2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, ठीक है, चूँकि B2 और B1 और B2 का वैल्यू इतना है। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, इधर ये ब्रैकेट लगा करके चूँकि ये वाला टर्म को लिखना होगा, ठीक। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो आपका A1/A2 आया और B1/B2 आया, दोनों क्या हुआ, आपस में बराबर नहीं है। ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, ठीक। तो ये अलग अलग आया, इसीलिए क्या हो गया कि दिए गए समीकरण युग्म का जो हल है वो संभव है, वो हम निकाल पाएंगे, ठीक है। ये जो लाइन लिखे हैं ये अभी आप अपने कॉपी में नोट करके चलिए। जैसे हम अगले वीडियो में संगतता और असंगतता डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे समीकरण को, तो आपको पहले ये चीज़ चेक करना ही करना है। अगर ये टर्म आता है, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं आता है, तभी समीकरण का हल निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। मतलब इसके बाद ही हम बीजगणित विधि का अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक। तो पुनः क्या लिखेंगे कि बीजगणित विधि द्वारा हम जानते हैं कि, क्या हमको पता है, ये वाला एरो डायग्राम यहाँ पे बना देंगे। इसके बनाने के बाद में
हम क्या करेंगे, ये सारा जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो कहने का मतलब है अर्थात यहाँ पे सारा का वैल्यू हम पुट कर दिए, रख दिए। अब इसको जैसे अभी आपको बताया कैसे इसको गुना करना है। ठीक, यहाँ से शुरू करना है, मतलब ये पहला वाला टर्म्स है। ठीक है, ऊपर से आना है नीचे गुना करके, फिर नीचे वाला टर्म को गुना करके माइनस कर देना है। ठीक है, सब में वही काम करते जाना है आपको। और यहाँ पे x तो लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ वाला ये जो काम होगा वो x के नीचे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ वाला जब आप ये गुना करेंगे तो ये y के नीचे जाएगा, और ये वाला टर्म गुना करके 1 के नीचे जाएगा। आता है समझ में? तो सिंपली आपको इस तरीके से लिखना है। ब्रैकेट का इस्तेमाल एकदम कीजिएगा, नहीं तो आप गुना भाग में सॉरी जोड़ घटाव में गलत कर देंगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे गुना करना है -9, तो 2 लिखे और उसके बाद ब्रैकेट में -9 लिख दिए। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते चलेंगे और इसको सिंपली आप सॉल्व करते चलेंगे। बस सिर्फ जोड़ घटा है, करते करते आप जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे x/2 अब इसके बराबर में आपको मिलेगा y/-5 और 1/-1। ठीक है, आपको ये टर्म मिलेगा। अब यहाँ के बाद से आपको क्या करना है, जैसे ये x/2 है, अब देखिए ये टर्म इसके बराबर में है, तो एक बार हम इसको ले लिए, एक बार इसको ले लिए। ठीक है, तो क्या हो गया 1/-1। ठीक, तो 1/-1 है, तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है बताइए? ये सिर्फ और सिर्फ -1 है, यही है ना? तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा, ये 2 इधर गुना हो जाएगा तो क्या मिलेगा -2। बात आया समझ में? तो इसी को आप आगे लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू आया -2, और उसी तरीके से आप y को निकालेंगे। यहाँ पर एक बार इसको ले लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे। ठीक है, तो y डिवाइडेड बाय -5 है, और इधर क्या है 1/-1। कहने का मतलब है कि y/-5, और ये टर्म क्या हो गया, माइनस ऊपर यहाँ पे आएगा और ये टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि 1 तो नीचे, और क्या करता है अगर 5/1 है तो 1 नीचे है, तो ये हम इसको थोड़ा ना लिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 5 मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो माइनस को ऊपर ले लिए और ये 1 गायब हो गया। ठीक है, तो क्या बच रहा है -1। तो यहाँ से y क्या मिल जाएगा, 5 को 10 से गुना कर दीजिए तो ये प्लस में 5 आपको मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक करने के बाद आप यहीं पे आंसर लिख करके नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये गलती एकदम मत कीजिएगा। इसके बाद आपको एक फाइनल लाइन लिखना है, अर्थात दिए गए समीकरण के अभिष्ट हल हैं। ठीक है, इसको लिखे x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5, और इसको एक ब्रैकेट के अंदर जरूर रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा आंसर। बात आया समझ में? तो ये हो गया आपका बीजगणित विधि का जब सवाल आएगा तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, और बस इतना ही था इसमें, बीजगणित विधि में और कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको ये एरो डायग्राम आपको उसमें दिखाना रहता है। ठीक, और बीजगणित विधि का निर्माण कैसे हुआ है, तो वो विलोपन विधि से ही आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि वाला टर्म को डिस्कस नहीं किए, हालांकि आपको कुछ हिंट आपको दे ही दिए हैं। ठीक, समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप एक बार लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, फिर वापस इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप एक बार इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक, यहाँ पर विलोपन विधि नहीं, इसको कर लीजिएगा आप वज्र गुणन विधि। ठीक है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये समीकरण का युग्म आपके पास दिया हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग इसको किस ढंग से आप बना पाते हैं। ठीक है, अगर बन जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा यस। ठीक है, ये हो गया, समझ आ गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपको कुछ चीज़ समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।